तो आपके लिए एक सवाल है जो सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में है नहीं। एक सैनिक को कौन सी बंदूक लेनी चाहिए? आधुनिक इतिहास के ज्यादातर हिस्से में इसका जवाब था जो भी आपके देश की सेना ने कुछ दशक पहले तय किया था और वही आपको इस्तेमाल करनी पड़ती थी। ब्रिटिशों के पास ली एनफील्ड 60 साल से भी ज्यादा समय तक रही। सोवियत संघ ने करोड़ों की संख्या में AK-47 और उसके वेरिएंट बनाए और संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध के समय से, जो कि काफी समय पहले की बात है, अमेरिकी पैदल सैनिकों ने एक ही बुनियादी हथियार का कोई न कोई वर्जन M16 और उसके बाद का छोटा हल्का वर्जन M4 कार्बाइन इस्तेमाल किया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि M4 परफेक्ट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि M4 को एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री राइफल के रूप में बदलना सेना के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जब आप ऐसा करते हैं तो केवल लाखों बंदूकें नहीं, पूरा गोला बारूद भी बदलते हैं। इसका मतलब है नई सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग लाइनें, अरबों डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट्स और लाखों सैनिकों की दोबारा ट्रेनिंग। आप स्पेयर पार्ट्स, मैगजीन, एक्सेसरीज, ऑप्टिक्स, असल में उस हथियार में लगने या उससे जुड़ने वाली हर चीज को बदल रहे हैं। और आप ये सब कुछ करते हुए भी अपनी ये क्षमता बनाए रखते हैं कि अगर कल को कोई बड़ी जंग छिड़ जाए तो आप असल में लड़ सकें। M4 काम करती है, यह हल्की, सटीक है और सैनिक इससे परिचित हैं। कई दशकों तक ये ठीक था, लेकिन अमेरिकी सेना के अनुसार अब ये काफी नहीं है। अप्रैल 2022 में आर्मी ने कुछ ऐसा घोषित किया जो करीब 65 सालों में नहीं हुआ था। एक पूरी तरह से नई राइफल को अपनाना, साथ ही एक नई ऑटोमेटिक राइफल, एक नया एम्युनिशन कैलिबर और एक नया ऑप्टिक, ये सब एक साथ एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर, और इसे बनाने वाला प्रोग्राम 2017 से चल रहा है। प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए, आवश्यकताओं को परिष्कृत करते हुए और उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हुए जिसने राइफल के आधुनिकीकरण के हर पिछले प्रयास को विफल कर दिया था। और समस्या ये थी कि अमेरिकी सैनिकों का सामना दुश्मनों से होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। आधुनिक बॉडी आर्मर पहने हुए, ऐसी सुरक्षा जिसे 5.56 mm नेटो राउंड्स, जो M4 के लिए मानक गोला बारूद है, दूरी से भेदने में मुश्किल हो सकती है। सेना ओवरमैच चाहती थी, यानी ज्यादा ताकत, दूरी और उस आर्मर को भेदना जिसे पुराने इन्फेंट्री हथियार नहीं छू सकते थे। इसका हल नेक्स्ट जनरेशन स्क्वाड वेपन्स प्रोग्राम NGSW है। ये XM7 राइफल है जिसे सिग सावर ने बनाया। XM250 अब M249 स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन की जगह ले रही है। 6.8 गुणा 51 मिलीमीटर गोला बारूद एक हाइब्रिड कारतूस है जिसमें स्टील बेस और ब्रास बॉडी होती है, जिससे ये पारंपरिक राइफल राउंड से ज्यादा दबाव झेल सकता है। इन सबके ऊपर XM157 लगा है। वॉर्टेक्स की स्मार्ट ऑप्टिक, जिसमें रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर, एटमॉस्फेरिक सेंसर और डिजिटल डिस्प्ले एक साइट में है। ये बिल्कुल हेलो गेम जैसा है। ये बदलाव शीत युद्ध के बाद अमेरिकी इन्फेंट्री हथियारों में सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये भारी, महंगे और विवादित है, और कम से कम एक आर्मी कैप्टन के अनुसार, जिन्होंने अपनी आलोचनाएं सार्वजनिक की थीं, ये शायद युद्ध के लिए उपयुक्त भी नहीं है। ये कहानी है कि अमेरिकी सेना ने राइफल को नए सिरे से तैयार करने का फैसला क्यों किया और कैसे नया सिस्टम अगली पीढ़ी के सैनिकों को दुश्मनों से आगे रखेगा। और खैर, क्या इनमें से कोई भी चीज वाकई में काम करती है? मेरी बेटी थोड़ी पढ़ सकती है, पर ज्यादा नहीं। अच्छा है, मैं पढ़ सकता हूँ। बेटा, बेटी तस्वीरें देखते हैं और हम साथ अच्छा समय बिताते हैं। ये खास इस्तेमाल है। ज्यादातर लोग, कितने लोगों के छोटे बच्चे हैं? अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो इनमें से एक ले लीजिए, क्योंकि आप और आपके बच्चे दोनों एक साथ मनोरंजन कर पाएंगे। इसमें बेहतरीन चित्र हैं जो शुद्ध शराब जैसे हैं। किसे पसंद नहीं आएंगे? हाँ, इसमें शुरू से अंत तक बस खूबसूरत चित्र ही हैं। ये एकदम गहरे में ले जाता है। मैं तो पूरी तरह से अपनी बातों से भटक गया हूँ। ये वाकई बहुत अच्छा है, आपको इसे जरूर लेना चाहिए। मूल रूप से इसमें सभ्यता और उसके काम करने के तरीके, संस्कृति, प्रणालियां, आविष्कार, इन सब के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वो सब शामिल है, और ये और भी गहराई में जाता है। इसे एक बार में नहीं पढ़ते, कोई भी पेज खोलें और पढ़ें। ये शानदार है। राइफल क्यों बदलें? सेना ने M4 को क्यों बदला? ये जानने के लिए समझना होगा कि M4 किस लिए बना था और अब क्या बदल गया। 1960 के दशक में अमेरिकी सेना के एक विवादास्पद फैसले ने 60 सालों तक पैदल सेना की लड़ाई बदल दी। उन्होंने M16 को अपनाया,
जो 5.56 बाय 45 mm नाटो कैलिबर में बना था। ये M14 से बड़ा बदलाव था, जो भारी 762-50 1 मिलीमीटर गोलियां चलाता था, जिसे हाल ही में नाटो ने मानकीकृत किया था। इसका कारण भी साफ था। 5.56 गोला बारूद हल्का होता है, जिससे सैनिक ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, और हथियार का रिकॉइल भी कम होता है, जिससे ऑटोमेटिक फायर में नियंत्रण आसान होता है। और जिन दूरियों पर ज्यादातर पैदल सेना की लड़ाई वास्तव में होती है, यानी लगभग 300 मीटर के अंदर, वहां छोटी गोली भी काफी घातक थी। M16 की वियतनाम में शुरुआत मुश्किल थी, खासकर गोला बारूद, गंदगी और सफाई किट्स की कमी से। बाद में समस्याएं सुलझने पर यह अमेरिकी सेना की मानक राइफल बन गई। 1990 के दशक में पेश हुई M4 कार्बाइन मूल डिजाइन का छोटा, हल्का और ज्यादा फुर्तीला रूप थी। वही कैलिबर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही लॉजिस्टिक्स पाइपलाइन, सब कुछ बढ़िया था, और दशकों तक ये सब अच्छे से चला, बल्कि कहें तो शानदार तरीके से चला। इराक और अफगानिस्तान के युद्धों ने सवाल खड़े कर दिए। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक खुले मैदानों और पहाड़ों में 500-800 मीटर तक फैली मुठभेड़ों में लड़ते थे। उन दूरियों पर 5.56 राउंड की गति व ऊर्जा तेजी से घटती है। सैनिकों ने ऐसी मुठभेड़ों की रिपोर्ट की जहां वे दुश्मन को देख सकते थे, दुश्मन को मार सकते थे, लेकिन उनके पास उपलब्ध गोलियों से दुश्मन को रोक नहीं पा रहे थे। 7.62 मिमी मशीन गन और डिजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल्स उस दूरी तक असरदार थीं, लेकिन स्टैंडर्ड M4 राइफल्स उतनी प्रभावी नहीं थीं। देखना जरूरी है कि ये हर जगह नहीं था। कई अनुभवी सैनिकों के लिए M4 और 5.56 ठीक काम कर रही थी। स्टॉपिंग पावर से जुड़ा डेटा जटिल था, लेकिन शिकायतें इतनी तेज और लगातार थीं कि सेना ने ध्यान देना शुरू किया। फिर दूसरा मुद्दा, बॉडी आर्मर आया। आधुनिक सिरेमिक प्लेट्स राइफल की गोलियां रोकने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें 7.62 गुणा 39 मिमी AK और अक्सर 5.56 मिमी नाटो की गोली रोकने के लिए रेट किया गया है। प्लेट्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं हैं, ये भारी हैं और सब कुछ कवर नहीं करती, लेकिन अब ज्यादा आम और बेहतर हो रही हैं। अमेरिकी योजनाकारों ने ऐसे हालात की कल्पना करनी शुरू कर दी जहां अमेरिकी पैदल सेना का सामना ऐसे दुश्मनों से हो सकता है जो ऐसी सुरक्षा पहने हों जिन्हें उनकी स्टैंडर्ड राइफल्स भरोसेमंद तरीके से भेद नहीं सकती। यहीं पर ओवरमैच की अवधारणा, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, बातचीत में आती है। ओवरमैच का मतलब आसान शब्दों में है अपने विरोधियों पर निर्णायक बढ़त होना। आप उन्हें पहले निशाना बना सकते हैं या उनकी सुरक्षा को भेद सकते हैं, इससे पहले कि वे आपको या आपकी सुरक्षा को हराएं। M4 और 5.56 mm को बराबरी के विरोधी के खिलाफ ओवरमैच के लिए नहीं बनाया गया था। बॉडी आर्मर के मामले में वे हल्के गोला बारूद व नियंत्रित फायर के लिए बने थे, न कि दूर से एडवांस्ड प्लेट्स को भेदने के लिए। लंबी बहस और अमेरिकी कांग्रेस के दबाव के बाद सेना ने निष्कर्ष निकाला कि M4 अपग्रेड करना काफी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया, यह देखना जरूरी है कि वे अब तक M4 को बदलने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे। क्योंकि कोशिशों की कमी नहीं थी, तो देखें उन्होंने क्या किया। असफल राइफल कार्यक्रमों का कब्रिस्तान आपकी उम्मीद से कहीं लंबा है। SPIW स्पेशल पर्पस इंडिविजुअल वेपन की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसका विचार बहुत महत्वाकांक्षी था। एक ऐसी राइफल जो बहुत छोटी फ्लेचेट्स यानी लघु स्टील डार्ट्स को बेहद तेज गति से फायर करती थी, और साथ में एक ग्रेनेड लॉन्चर भी था। सच कहूं तो ये काफी शानदार था। इंजीनियरों ने इसे कामयाब बनाने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लगा दिया, लेकिन आखिरकार ये पूरी परियोजना 70 के दशक के मध्य में चुपचाप बंद हो गई। फ्लेचेट सटीक या हथियार भरोसेमंद नहीं थे, और पूरी अवधारणा एक ऐसी समस्या का समाधान निकली जो थी ही नहीं। 1980 के दशक में एडवांस्ड कॉम्बैट राइफल प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें निर्माताओं को M16A2 से बेहतर प्रायोगिक डिजाइन लाने को कहा गया। कोल्ट, स्टायर, AAI और हेकलर एंड कॉक ने केसलेस गोला बारूद और डुप्लेक्स राउंड्स जैसे अपने मॉडल पेश किए, जो एक ट्रिगर दबाने पर 2 गोलियां चलाते थे। कई साल टेस्टिंग के बाद सेना का निष्कर्ष था, कुछ खास नहीं। किसी भी प्रतियोगी ने वास्तव में इतनी बेहतरी नहीं दिखाई कि बदलाव की लागत को सही ठहराया जा सके। प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। 1990 और 2000 के दशक में ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल कॉम्बैट वेपन या OICW आया। इनके नामों में हमेशा 4 शब्द होते हैं। ये प्रोग्राम और भी महत्वाकांक्षी था। ये हथियार राइफल और स्मार्ट ग्रेनेड लॉन्चर के साथ एयरबर्स्ट गोला बारूद से लैस था,
जिसे निश्चित दूरी पर कवर के पीछे दुश्मन के ऊपर फटने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। ये बहुत समझदारी भरा विचार है, पर समस्या ये थी कि हथियार 18 पाउंड का, इलेक्ट्रॉनिक्स नाजुक और सिस्टम बहुत महंगा था। OICW को अलग अलग प्रोग्राम्स में बांटा गया, जिसमें ग्रेनेड लॉन्चर हिस्सा XM-25 के रूप में आगे बढ़ा। वह भी रद्द कर दिया गया जब एक सैनिक घायल हो गया, क्योंकि एक राउंड बैरल में ही फट गया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसी समय सेना XM-8 नामक मॉड्यूलर राइफल विकसित कर रही थी, जिसे हेकलर एंड कॉक ने बनाया था और जो M4 से हल्की, अधिक भरोसेमंद व अनुकूलनीय थी। XM-8 ने परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए इसे अपनाने की संभावना थी, लेकिन ये प्रोग्राम खरीद फरोख्त की राजनीति, ये सवाल कि क्या ये वाकई M4 से इतना बेहतर था, और प्रतिस्पर्धियों की शिकायतों में उलझ गया, जिन्हें लगा कि चयन प्रक्रिया में धांधली हुई है। कांग्रेस के हस्तक्षेप से सेना पीछे हटी और XM-8 भी असफल प्रोजेक्ट्स में जुड़ गया। NGSW की हालिया असफलता इंडिविजुअल कार्बाइन प्रतियोगिता 2010-2013 थी। 8 निर्माताओं ने अपना सर्वोत्तम M4 विकल्प पेश किया। 3 साल की टेस्टिंग के बाद सेना ने कहा कि M4A के मुकाबले किसी प्रतियोगी ने पर्याप्त सुधार नहीं दिखाया, इसलिए M4 बरकरार रहा। बस याद रखिए, इस समय तक ये बंदूक पहले से ही काफी पुरानी हो चुकी थी, तो आप शायद यहां पैटर्न देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ये प्रोग्राम इसलिए फेल हुए क्योंकि हथियार काम नहीं कर रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ सच में नहीं कर रहे थे। गहरी समस्या ये थी कि M4 और M16 परिवार अमेरिकी सैन्य लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण में इतने गहराई से जड़ जमा चुके थे कि किसी भी नए विकल्प को बहुत ज्यादा बेहतर होना जरूरी था। सिर्फ थोड़ा नहीं, उसे बहुत ज्यादा बेहतर होना था। इतना कि सप्लाई चेन सुधार, सैनिकों का फिर से प्रशिक्षण और अरबों खरबों खर्च को जायज ठहराने के लिए कोई कार्यक्रम तर्क नहीं दे सका। वे उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। NGSW शुरू से ही अलग तरह से डिजाइन किया गया था, बजाय इसके कि वही पुरानी गोली चलाने वाली राइफल को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। सेना ने एक साथ हथियार, कैलिबर, ऑप्टिक व क्षमता बदलने का फैसला किया। उनका मानना था कि छोटे सुधारों से लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा कदम उठाना जरूरी था ताकि फायदे साफ दिखें। प्रतिस्पर्धा 2017 में सेना ने NGSW शुरू किया और साफ किया कि वे सिर्फ नई राइफल नहीं बल्कि पूरा सिस्टम चाहते थे। प्रतिस्पर्धियों को राइफल और ऑटोमेटिक राइफल के लिए प्रविष्टियां जमा करनी थीं, जो क्रमशः M4 और M249 की जगह लेंगी। दोनों हथियारों को नए 6.8 मिलीमीटर कारतूस से फायर करना था, जिसे प्रतियोगियों को खुद डिजाइन करना था। दोनों को नए फायर कंट्रोल ऑप्टिक के साथ इंटीग्रेट करना था और सब कुछ शुरू से ही इस तरह डिजाइन करना था कि उसे सप्रेस्ड फायर किया जा सके। ये आवश्यकताएं कहें तो काफी चुनौतीपूर्ण थीं। ऑटोमेटिक राइफल का वजन अटैचमेंट सहित 12 पाउंड से कम होना चाहिए, 600 मीटर से आगे सटीक फायर और 1200 मीटर तक सप्रेशन क्षमता जरूरी थी। दोनों हथियारों को अतिरिक्त बैक प्रेशर और गर्मी को संभालना था, जो सप्रेसर के जरिए एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के कारण आती है, बजाय इसके कि गैस को सीधे हवा में छोड़ा जाए। 3 प्रमुख टीमें गंभीर दावेदार के रूप में उभरीं। सिग सॉयर ने MCX स्पीयर राइफल और बेल्ट फेड लाइट मशीन गन पेश की। दोनों 277 फ्यूरी हाइब्रिड कार्ट्रिज में चैम्बर थीं। जनरल डायनेमिक्स ने बेरेटा और ट्रू वेलोसिटी के साथ मिलकर बुलअप डिजाइन वाली RM277 पेश की। पॉलीमर केस्ड गोला बारूद और टेक्सट्रॉन सिस्टम्स ने 6.8 मिलीमीटर केस्ड टेलीस्कोप सिस्टम पेश किया, जिसमें बुलेट प्रोपेलेंट के अंदर रहती है। इससे छोटा कॉम्पैक्ट कार्ट्रिज बना और हर तरीके के फायदे थे। सिग का हाइब्रिड ब्रास स्टील कार्ट्रिज केस उच्च चेंबर प्रेशर झेल सकता था, जिससे दी गई बैरल लंबाई में अधिक वेग और ऊर्जा मिलती थी। ट्रू वेलोसिटी के पॉलीमर केस ब्रास से हल्के थे, जिससे सैनिक ज्यादा गोला बारूद ले सकते थे। टेक्सट्रॉन की डिजाइन ने वजन कम कर कॉम्पैक्ट हथियार का वादा किया। वहीं ऑप्टिक कंपटीशन समानांतर ट्रैक पर चला। सेना को NGSWFC या फायर कंट्रोल जैसी चीजें चाहिए थी, जिसकी जरूरतें साइंस फिक्शन की विशलिस्ट जैसी थीं। वेरिएबल पावर ऑप्टिक, जिसमें लेजर रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर, वायुमंडलीय सेंसर, विजिबल और इंफ्रारेड एमिंग लेजर और डिजिटल डिस्प्ले हों, जो रियल टाइम में एमिंग सॉल्यूशंस दिखाए। जैसा कि मैंने परिचय में कहा था, ये तो कुछ हेलो जैसा है।
जनवरी 2022 में वॉल्टेक्स ऑप्टिक्स ने XM157 के साथ फायर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट और 3 महीने बाद सिक्सॉयर ने हथियार व गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट्स जीते। सेना 1,11,000 राइफल, 13,000 ऑटोमेटिक राइफल और 1,25,000 ऑप्टिक्स खरीदना चाहती है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अरबों के हो सकते हैं। ये संख्या पैदल सेना, कैवलरी स्काउट्स, कॉम्बैट इंजीनियर्स और अन्य सैनिकों को लैस करने के लिए पर्याप्त है, जो सीधे दुश्मन से टकराते हैं। दशकों तक कई नाकाम कोशिशों के बाद अमेरिकी सेना ने आखिरकार M4 को बदलने का फैसला कर लिया था। अब उन्हें बस ये सुनिश्चित करना था कि नए हथियार वास्तव में काम करें। SIG ने क्या बनाया? ठीक है, बात करें कि सिक्सॉयर ने क्या बनाया। XM7 राइफल सिक्की MCX स्पीयर पर आधारित है, जो सेना के आने से पहले ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थी। ये शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन डिजाइन है, जिसमें XM7 प्रोपेलेंट गैस से एक छोटा पिस्टन चलाता है, जो फिर एक्शन को सक्रिय करता है, जबकि M4 में गैस सीधे बोल्ट कैरियर में जाती है। व्यवहारिक अंतर यह है कि राइफल थोड़ी ज्यादा साफ चलती है, क्योंकि रिसीवर के अंदर कम कार्बन जमा होता है। ये सिलेक्ट फायर हथियार है। मैं सेमी ऑटो और फुली ऑटो के बीच स्विच कर सकता हूं, और इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है। अब चीजें दिलचस्प और थोड़ी भारी हो जाती हैं। ASM 7 खाली 8.4 पाउंड का है। XM 157 ऑप्टिक सप्रेसर और भरी मैगजीन के साथ 11-12 पाउंड हो जाता है। वहीं इसी तरह लैस M4A1 का वजन 8-9 पाउंड होता है। गश्त पर पूरा दिन हथियार लेकर चलने में ये एक बड़ा फर्क है। XM 250 राइफल एक बेल्ट फेड लाइट मशीन गन है, जो M249-100 की जगह आई है। यह डिसइंटीग्रेटिंग लिंक बेल्ट से फायर करती है, लगातार फायरिंग के दौरान कूलिंग के लिए ओपन बोल्ट से फायर करती है, और इसमें रिकॉइल को कम करने के लिए एक सिस्टम भी शामिल है। सिग ने इसे एम्बीडेक्स्ट्रस कंट्रोल्स, साइड फोल्डिंग स्टॉक और क्विक चेंज बैरल सिस्टम के साथ बनाया है। पूरा पैकेज बिना अटैचमेंट के करीब 13 पाउंड और सप्रेसर के साथ 14.5 पाउंड है, जो M249 से हल्का है, जिसे ये रिप्लेस कर रहा है। ये अच्छा है। एर्गोनॉमिक्स किसी भी व्यक्ति को जो AR पैटर्न राइफल इस्तेमाल कर चुका है परिचित लगेगा। कंट्रोल्स लगभग उसी जगह पर हैं और मैनुअल ऑफ आर्म्स भी मिलती जुलती हैं। M4 से XM7 पर ट्रांजिशन के लिए सैनिकों को हथियार चलाना दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। ये जानबूझकर किया गया है। सेना क्षमता में बड़ा सुधार चाहती थी, पर लड़ाई के तरीके में बदलाव नहीं चाहती थी। हथियार सिर्फ कहानी का एक हिस्सा हैं। असल इंजीनियरिंग की चुनौती उस गोला बारूद में है जो इसे चलाता है। गोलियां, ठीक है, तो चलिए खुद गोली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। 6.8 बाय 51 mm कॉमन कार्ट्रिज, जिसे 277 फ्यूरी भी कहते हैं, पहली नजर में पारंपरिक लगती है। ये एक रिमलेस बॉटलनेक राइफल कार्ट्रिज है, जो आकार में 5.56 और 7.62 नाटो के बीच है। लेकिन जब आप इसे उठाकर करीब से देखेंगे, तो आपको इसमें कुछ असामान्य नजर आएगा। कार्ट्रिज का बेस पीतल का नहीं, बल्कि स्टील का बना है। बॉडी अब भी पीतल की है। दोनों हिस्से एक एल्यूमिनियम लॉकिंग वॉशर से जुड़े हैं, जो सब कुछ सील रखती है। इस हाइब्रिड निर्माण का एक बड़ा कारण है दबाव। पारंपरिक पीतल के केस केवल एक निश्चित सीमा तक ही चेंबर प्रेशर को संभाल सकते हैं, उसके बाद वे फेल होने लगते हैं। 5.56 नाटो स्टैंडर्ड 62,000 PSI पर चलता है। 6.8 बाय 51 मिमी 80,000 PSI दबाव तक रेटेड है, जो अधिकतर सैन्य राइफल कार्ट्रिज से 30% ज्यादा है। अतिरिक्त दबाव, वेग और फिर ऊर्जा में बदलता है, जो किसी का दिन खराब कर सकती है, चाहे बॉडी आर्मर हो या नहीं। अब इसमें आंकड़े देखें। XM7 की 6.8 गुणा 51 मिमी राउंड 140 ग्रेन की गोली को 2950 फीट पर सेकंड की रफ्तार और 2700 फुट पाउंड मजल एनर्जी से फायर करता है। 5.56 मिमी M855A1 राउंड करीब 1300 फुट पाउंड ऊर्जा देता है, जबकि 6.8 मिमी में लगभग दोगुनी ऊर्जा होती है। 500 मीटर पर 6.8 मिमी इतनी तेज रहती है कि सिरेमिक आर्मर प्लेट्स को भेद सकती है, जबकि 5.56 मिमी की रफ्तार कम हो जाती है और वो नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसमें समझौता भी है। ज्यादा ऊर्जा मतलब ज्यादा रिकॉइल। साधारण भौतिकी है। XM7 की रिकॉइल M4 से ज्यादा है, और भले ही SIG ने रिकॉइल कम करने के फीचर्स जोड़े हैं, लेकिन तेज फायरिंग के दौरान सैनिकों को फर्क महसूस होगा।
ज्यादा ऊर्जा वाले कारतूस भारी होते हैं, जिससे तय वजन में कम गोलियां आती हैं। स्टैंडर्ड मैगजीन में 20 जबकि M4 में 30 गोलियां होती हैं। एक विश्लेषण के मुताबिक XM250 के 600 राउंड करीब 20.8 पाउंड और 5.56 मिमी के 800 राउंड करीब 22 पाउंड के हैं। गोलियां कम हैं, वजन लगभग बराबर। इसमें खास समझदारी नहीं दिखती। क्या ये समझौता सही है या नहीं, इस पर वाकई में बहस चल रही है। पारंपरिक अमेरिकी इन्फेंट्री सिद्धांत फायर की मात्रा पर जोर देता है, यानी दुश्मनों को दबाने और मूवमेंट के मौके बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा गोलियां दागने की क्षमता। आलोचकों को चिंता है कि मैगजीन में कम गोलियां होने से उनकी क्षमता कम हो जाती है। समर्थक तर्क देते हैं कि एक सही जगह लगी गोली जो वाकई में बख्तरबंद दुश्मन को हरा सके, उससे ज्यादा कीमती है 3 गोलियों से जो सिरामिक प्लेट से टकराकर उछल जाती हैं। औद्योगिक स्तर पर हाइब्रिड ब्रास और स्टील कारतूस बनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे पारंपरिक ब्रास केस बनाने वाली फैक्ट्रियों को फिर से तैयार करना पड़ता है। सेना ने मिसौरी के लेक सिटी प्लांट में 6.8 मिमी गोला बारूद के लिए विंचेस्टर से अनुबंध किया, जबकि सिग अपनी लाइनों को अरकानसस में चलाता है। शून्य भंडार से नया कैलिबर शुरू करना बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम है, लेकिन कारतूस और हथियार दोनों मिलकर अपनी पूरी क्षमता तभी दिखाते हैं जब इन्हें सिस्टम के तीसरे हिस्से एक ऑप्टिक के साथ जोड़ा जाता है, जो हर राइफलमैन को एक सटीक शूटर में बदलने की कोशिश कर रहा है। स्मार्ट ऑप्टिक। तो XM157 फायर कंट्रोल ऑप्टिक, सच कहूं तो इस पूरे प्रोग्राम का सबसे महत्वाकांक्षी और मेरी राय में सबसे शानदार हिस्सा है। यह 1 से 8 गुना वेरिएबल पावर ऑप्टिक है, जिससे सैनिक क्लोज क्वार्टर के लिए 1x और लंबी दूरी के लिए 8x तक सेट कर सकते हैं। वो हिस्सा पारंपरिक है, लेकिन XM157 को खास बनाता है उसका अंदर भरा सब कुछ। एक लेजर रेंज फाइंडर जो 1000 मीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक है, यानी करीब 0.7 मील। एक ऑनबोर्ड बैलिस्टिक्स कंप्यूटर, तापमान दबाव सेंसर, डिजिटल कंपास, विजिबल इंफ्रारेड एमिंग लेजर और डिजिटल डिस्प्ले, जो गणना किए गए निशाने को सीधे शूटर के देखने के क्षेत्र में दिखाता है। आज तीसरी बार मैं इसे हेलो जैसा कह रहा हूं। व्यवहार में ये ऐसे काम करता है। एक सैनिक लक्ष्य की पहचान करता है, रेंज फाइंडर को सक्रिय करने के लिए एक बटन दबाता है और ऑप्टिक लक्ष्य पर लेजर भेजता है ताकि सटीक दूरी मापी जा सके। कंप्यूटर दूरी, गोला बारूद और वायुमंडलीय स्थिति को ध्यान में रखकर सटीक गणना करता है कि गोली लक्ष्य पर कहां लगेगी। ये वही बिंदु है जो सैनिक को बताता है डॉट को लक्ष्य पर रखें और ट्रिगर दबाएं। अगर ये फाइटर जेट या टैंक के टारगेटिंग सिस्टम जैसा लगे, तो इसका कारण यही है कि इसका कॉन्सेप्ट वैसा ही है। सेना कोशिश कर रही है कि व्यक्तिगत राइफलधारियों को वही फायर कंट्रोल सहायता दी जाए जो पहले केवल क्रू सर्व्ड हथियारों और वाहनों के लिए आरक्षित थी। एक सैनिक जिसे 600 मीटर दूर साधारण रेड डॉट से आदमकद लक्ष्य मारना मुश्किल था, अब सैद्धांतिक रूप से निशाना लगा सकता है। सटीकता के लिए XM157 अधिकांश काम करता है। यह सिस्टम वायरलेस कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिससे XM157 ऑप्टिक्स दूसरों और कमांड सिस्टम्स के साथ डेटा साझा कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में स्क्वाड लीडर लक्ष्य चुनकर उसकी रेंज और दिशा स्क्वाड की सभी राइफल्स तक भेज सकता है। ऐसे नेटवर्क की मारक क्षमता युद्ध की आपाधापी में सच में काम करती है या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन अगर हो तो ये शानदार होगा। XM150 ये साइंस फिक्शन जैसा है, हम सीधे भविष्य में है। XM157 कई ऑप्टिक्स की जगह लेकर लॉजिस्टिक्स आसान बनाता है, लेकिन परीक्षण चरण ने इस किट की वास्तविक दुनिया के लिए तैयारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिद्धांत और हकीकत जब टकराते हैं तो काफी कुछ होता है। परीक्षण चरण काफी घटनापूर्ण रहा। सेना ने NGSW-3 को तेजी से तैनाती के लिए बनाए गए अधिग्रहण मार्ग के मिडिल टियर का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाया। MTA कार्यक्रम पारंपरिक दशक लंबे खरीद चक्र की बजाय तेज गति से परीक्षण और उत्पादन साथ करते हैं। XM7, XM250 और इनके गोला बारूद को वसंत 2024 में सेना ने सीमित तैनाती के लिए मंजूरी दी। औपचारिक परीक्षण के दौरान भी गति प्राथमिकता थी। सवाल है, क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी? शूटिंग ट्रायल्स में सैनिकों ने देखा कि 68 मिलीमीटर की गोली ने वे स्टील प्लेट्स और बाधाएं भेद दी जिन्हें 5.56 नहीं भेद पाती थी। गोला बारूद ने अपेक्षित प्रदर्शन किया,
जिन सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि ये हथियार सटीक और नियंत्रण में महसूस हुआ और वे बिना किसी हिचकिचाहट के XM7 को युद्ध में ले जाना चाहेंगे। लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट्स ने अधिक जटिल कहानी बताई। पेंटागन के ऑपरेशनल टेस्ट एंड इवेल्युएशन निदेशक, जो सेना से स्वतंत्र हैं और ईमानदार मूल्यांकन देते हैं, ने 2024 के अंत में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ने बताया कि 68 सिम्मी राउंड M855A1 से ज्यादा घातक था। अच्छी खबर थी, लेकिन रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि XM7 जब XM157 ऑप्टिक के साथ इस्तेमाल किया गया तो उसके 72 घंटे के युद्धकालीन मिशन में जीवित रहने की संभावना कम थी, बिना किसी गंभीर खराबी के। सैनिकों ने XM157 की उपयोगिता को औसत से कम या असफल बताया। परीक्षण कार्यालय ने दोनों हथियारों के सप्रेसर को फिर से डिजाइन करने की सिफारिश की ताकि गर्मी और जलने के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही रिपोर्ट में जिसे सावधानीपूर्वक हानिकारक गैस निकलना कहा गया है उसे भी दूर किया जा सके। बंदूक से बदबूदार गैस निकल रही थी। आखिरी बिंदु सिर्फ मजाक नहीं, व्याख्या योग्य है। जब आप एक सप्रेस्ड राइफल चलाते हैं तो जलते हुए प्रोपेलेंट से निकलने वाली गैसों को कहीं न कहीं जाना होता है। सप्रेसर उन गैसों को पकड़ता है, उन्हें ठंडा करता है और धीरे धीरे छोड़ता है, जो शोर और फ्लैश को कम करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ज्यादा गैस वापस शूटर की तरफ आ सकती है। इसे 68 मिलीमीटर कारतूस के ज्यादा दबाव के साथ जोड़ें तो आपको सैनिकों से लगातार फायरिंग के दौरान आंखों में जलन और सांस संबंधी समस्याओं की शिकायतें मिलती हैं, खासकर बंद जगहों जैसे ट्रेंच या वाहनों में। विश्वसनीयता की समस्याएं केवल ऑप्टिक तक ही सीमित नहीं हैं। .E रिपोर्ट ने हथियारों की विश्वसनीयता सुधारने की सिफारिश की, जिससे साफ है कि वे सेना के मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर रहे थे। ये तेज अधिग्रहण समझौता है। हथियार जल्दी मिलते हैं, पर जोखिम भी बढ़ता है। समस्या तब आती है जब यूनिट्स ने पहले से प्रशिक्षण शुरू कर दिया हो और फिर सेना के अंदर से ही सार्वजनिक आलोचना भी होती है। एक इन्फेंट्री कप्तान ने पेपर में XM7 को युद्ध के लिए अनुपयुक्त बताया। वजन, एर्गोनॉमिक्स, कम मैगजीन क्षमता और टिकाऊपन को वजह बताया। सिक्स सॉयर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कप्तान के विचार आम सहमति नहीं दर्शाते, लेकिन यह तथ्य कि एक सक्रिय ड्यूटी अधिकारी ने इतना जरूरी समझा कि वह सार्वजनिक रूप से सामने आया, यह चल रही बहस के बारे में कुछ तो कहता है ना? प्रोग्राम ऑफिस का कहना है कि नए हथियार सिस्टम में शुरुआती समस्याएं सामान्य हैं, जिन्हें पहचान कर ठीक किया जाता है और बुनियादी क्षमता इन परेशानियों के लायक है। आलोचकों को चिंता है कि सेना जल्दबाजी में ऐसा सिस्टम ला रही है जो अभी तैयार नहीं है, ला रही है, वो भी संस्थागत दबाव और लागत के कारण। सच तो यह है कि हकीकत शायद कहीं बीच में ही होती है, जैसा कि अक्सर होता है। असल में ये हथियार किसे मिलते हैं? ठीक है, अब NGSW के बारे में एक बात है, ये सारी बहसों में वजन, विश्वसनीयता वगैरह के बीच अक्सर खो जाती है। ये प्रोग्राम सिर्फ क्लोज कॉम्बैट फोर्स पर लागू होता है, बाकी अमेरिकी सेना पर नहीं। उन्हें ही XM7 और XM250 मिलेंगे। इसका मतलब है इन्फेंट्री सोल्जर्स, कैवेलरी स्काउट्स, वो कॉम्बैट इंजीनियर्स जो इन्फेंट्री के साथ काम करते हैं, क्लोज कॉम्बैट यूनिट्स में तैनात मेडिक्स और फॉरवर्ड ऑब्जर्वर्स। ये बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी पूरी सेना का एक छोटा हिस्सा है, जिसमें सपोर्ट ट्रूप्स, लॉजिस्टिक्स और हेडक्वार्टर स्टाफ शामिल हैं। वे आगे भी M4 और M16 लेकर चलेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स पर भी यही लागू होता है। मरीन कॉर्प्स इसे करीब से देख रहे हैं, क्योंकि NGSW सफल रहा तो इसके सामरिक प्रभाव अहम होंगे। अधिक बुलेट एनर्जी और XM157 की फायर कंट्रोल सहायता के कारण प्रभावी रेंज 500-600 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, जबकि M4 की सीमा 300-400 मीटर है। अधिकांश सैनिकों के लिए यह बदलाव फायर फाइट्स और दुश्मन कमांडरों की रणनीति दोनों बदल देता है कि वे कितनी दूरी तक आ सकते हैं, इससे पहले कि अमेरिकी इन्फेंट्री खतरनाक बन जाए। लेकिन इस क्षमता की एक कीमत है। कमांडरों को यह सोच समझकर फैसला लेना होगा कि कब XM7 के फायदे उसके नुकसान से ज्यादा हैं। नजदीकी शहरी लड़ाई में जहां फायर की मात्रा मायने रखती है, M4 शायद अब भी बेहतर हथियार हो सकता है। खुले इलाकों में XM7 बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह रेंज और पेनिट्रेशन अहम है। अब हर स्थिति के लिए एक ही राइफल का दौर शायद खत्म हो रहा है। नेटो को लेकर भी सवाल है। 5.56 मिमी और 7.62 मिमी पर मानकीकरण से अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं को असली फायदे मिले हैं। एक ब्रिटिश सैनिक एक अमेरिकी से गोला बारूद उधार ले सकता है। अगर किसी दस्ते के पास गठबंधन की लड़ाई में 6.8 मिमी की कमी हो जाती है,
तो वे नजदीकी सहयोगी इकाइयों से फिर से आपूर्ति नहीं कर सकते। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका को नेटो के साथ साझा कारतूस बनाना चाहिए था, जबकि अन्य का कहना है कि सहमति का इंतजार करने से कार्यक्रम में सालों या दशकों की देरी होती। यूरोपीय देश अगली पीढ़ी के छोटे हथियारों पर अपने अध्ययन कर रहे हैं। वे 6.8 बाई 51 मिमी अपनाएंगे या अलग रास्ता चुनेंगे, ये अभी तय नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहाँ खड़े हैं आज? NGSW अमेरिकी पैदल सेना के छोटे हथियारों में 6 दशकों से भी अधिक समय में सबसे महत्वाकांक्षी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक नई राइफल, एक ऑटोमेटिक राइफल, नया कारतूस, आधुनिक बॉडी आर्मर भेदने को डिजाइन और फायर कंट्रोल ऑप्टिक जो हर सैनिक को सटीक निशानेबाज बनाता है। सेना ने प्रतिबद्धता दिखाई, विजेता चुना और सैनिकों को नए हथियार देने शुरू किए। क्या वह प्रतिबद्धता समझदारी भरी थी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सालों या शायद दशकों तक नहीं मिलेगा। 6.8 मिमी राउंड वही करता है जो उसे करना चाहिए। जिन सैनिकों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया उन्हें ये आमतौर पर पसंद आए, लेकिन विश्वसनीयता की चिंताएं, ऑप्टिक के साथ उपयोगिता की समस्याएं, धुएं की समस्या, छोटे मैगजीन के साथ भारी हथियार, इनमें से कोई भी समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। सेना मानती है कि वो समस्याओं को मैदान में संकट बनने से पहले सुलझा लेगी, जबकि आलोचक कहते हैं कि NGSW गलत समस्या सुलझा रहा है। वे कहते हैं कि पैदल सेना की लड़ाई करीब होती है, इसलिए 556 mm सही है और वजन वास्तव में समस्या है। और यह है कि पूरी सोच जिसमें समान स्तर के दुश्मन की आर्मर को हराने की स्थिति के हिसाब से डिजाइन किया गया है, वो उस युद्ध को दर्शाती है जिसके लिए सेना तैयारी करना चाहती है, न कि उस युद्ध को जिसका सामना उसे वास्तव में करना पड़ सकता है। समर्थक तर्क देते हैं कि सेना को गोलीबारी में हारने तक इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी और रूसी सेनाएं बेहतर बॉडी आर्मर और मुकाबले के आंकड़ों का इंतजार कर रही हैं। इस नजरिए से NGSW भविष्य का बीमा है जिसे कोई अनुभव नहीं करना चाहता। दोनों तर्क अलग परिस्थितियों में सही हो सकते हैं। फिलहाल ये हथियार जरूरतमंद यूनिट्स को दिए जा रहे हैं और सेना इन्हें धीरे धीरे तैनात कर हर समस्या पर नजर रखेगी। NGSW सफल होने पर पश्चिमी गठबंधन की पैदल सेना के हथियारों को लेकर सोच बदल सकती है। अगर यह असफल होता है तो यह शुरुआती वियतनाम युद्ध से M4 को बदलने की कोशिश करने वाले महंगे प्रोग्राम्स में एक और नाम जुड़ जाएगा। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।